6 मिनट के बाद जब वो महिला अधिकारी वहां पर संजीव के पास आकर के पहुंचती है तो संजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संजीव उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि इस वक्त वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर थी वो अपनी वर्दी उतारकर एक बहुत ही हल्का सा नाइटी पहन करके आई थी। उस वक्त उसे देखने पर किसी का मन भी फिसल सकता था और आने के बाद उसके सामने वो बैठ जाती है कुछ इस अंदाज में कि संजीव चाह कर भी उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसके बाद दोस्तों उस मैडम के साथ क्या होता है ये कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी पूरी सुनाने से पहले आपसे बस वही एक अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी गुरुग्राम शहर की है। उस वक्त जब पूरा देश अपने अपने घरों में बंद था और पूरे देश में कोरोना की वजह से भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था और जिससे चारों तरफ सड़कें जो थी वो सुनसान पड़ी हुई थी और बाहर अगर कोई नजर भी आता था तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग के हो या मेडिकल विभाग के हो या फिर जिन लोगों को गवर्नमेंट ने कोरोना में ड्यूटी पर लगा रखा था। और उन्हीं में से एक था संजीव जो कि अपनी दवा की दुकान से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद रात को 11 बजे के करीब एक दिन जब वो घर वापस लौट रहा होता तो उस नाकाबंदी पर एक पुलिस गाड़ी खड़ी थी और उसे वो रोक लेती है और फिर 2 सिपाही उसको पकड़कर जबरदस्ती खींचकर वहां ले जाते हैं। गाड़ी में एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने उसे ले जाया जाता है। तो संजीव था वो दिखने में बहुत ही भोला और चंचल होता है। जब मैडम उसे देखती है तो उसका नाम पूछती है और फिर उससे उसका एड्रेस लेती है और उसका फोन नंबर भी ले लेती है और पूरी जांच पड़ताल के बाद उसकी आईडी कार्ड सब कुछ देखने के बाद उसे जाने दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद संजीव जब रात में अपने कमरे पर सो रहा था तो अचानक से उसका फोन बजने लगता है। पहले रिंग में संजीव जो है वो फोन नहीं उठाता है, दूसरा बार फिर फोन आ जाता है। तब संजीव की नींद खुलती है और तब घड़ी में देखता है तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो सोचने लगता है कि इतनी रात को कौन फोन कर रहा था। देखता है तो एक अनजान नंबर से उसे कॉल आ रहा था। संजीव जो है वो फोन रिसीव कर लेता है और जब संजीव इधर से हेलो कहता है तो सामने से एक महिला की आवाज आती है जो कि काफी बुलंद थी और वो पूछने लगती है कि संजीव बात कर रहे हैं। तो इस पर संजीव कहता है कि जी हाँ मैं संजीव ही बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं। इस पर सामने वाली महिला जो होती है वो कहने लगती है कि मैं दरोगा मोनिका यादव बात कर रही हूँ। अब दरोगा का नाम सुनकर संजीव जो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि इतनी रात गए किसी पुलिस दरोगा का फोन मुझे क्यों आया है, वो भी एक महिला अधिकारी का। वो कहने लगता है कि हाँ जी मैडम कहिए क्या बात है। तो महिला अधिकारी उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो, घर पर हो या नहीं। तो संजीव उसे कहता है कि जी मैडम मैं अभी घर पर ही हूँ। तो महिला अधिकारी कहती है कि नीचे आओ, मैं नीचे गाड़ी में तेरा इंतजार कर रही हूँ। संजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। संजीव जब वजह पूछता है तो वो बड़े ही जोर से उसे डांट देते हैं। अब संजीव जो होता है वो अपने कपड़े पहनता है और अपने बिल्डिंग से वो नीचे उतर करके आता है तो देखता है कि घर के बाहर एक सफेद रंग की डिजायर कार खड़ी होती है। संजीव जब जाकर के देखता है तो ड्राइविंग सीट पर वर्दी में एक महिला पुलिस अधिकारी बैठी हुई थी जो कि अपने आप को दरोगा बता रही थी। जब संदीप कहता है कि जी मैडम कहिए क्या बात है तो कहती है कि चुपचाप से आकर के गाड़ी में बैठ जा। संजीव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो दोबारा कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, आकर के चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अब संजीव चुपचाप जाकर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी जो है वो चल पड़ती है। सारे रास्ते कोई बात नहीं होती है। संजीव की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी पूछने की। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे कि आखिर ये महिला पुलिस मुझे लेकर के कहाँ जा रही है। 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद जो है वो गाड़ी जो होती है वो एक घर के सामने जाकर के रुक जाती है। 3 कमरों का वो मकान होता है और रुकने के बाद वो महिला जो है वो उतरती है, उसे भी उतरने का इशारा करती है और फिर उसके बाद वो घर में दाखिल हो जाती है। उसके पीछे पीछे संजीव होता है, घर का लॉक खोलती है और घर में वो प्रवेश करती है। घर में लॉक लगा हुआ था, महिला जो होती है वो लॉक खोलती है। इसका मतलब कि घर में और कोई पहले से मौजूद नहीं था। उसके बाद संजीव को वहां पर पड़े सोफे पर बैठने का वो इशारा करती है और फिर उसके बाद वो महिला पुलिस अधिकारी अंदर चली जाती है और वहां पर वो जाने के बाद उसके बाद जब वो बाहर लौट करके आती है तो उसके हाथ में होती है दारू की बोतल और 2 कांच के गिलास जो है वो टेबल पर रखते हुए कहती है कि पैक बना संजीव। संजीव जो होता है वो बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है लेकिन फिर भी वो पैक बनाता है। पैक वो एक गिलास बनाकर उसकी ओर सरका देती है और कहती है कि पियो। संजीव कहता है कि जी मैं ये सब कभी भी नहीं पीता। मैडम बोलती है कि तो अब पियो।
अब संजीव न चाहते हुए भी गिलास उठा करके पीने लगता है। अब उसके बाद वो महिला अधिकारी पूछती है कि संजीव से कि तू अब सोच रहा होगा कि तुझे मैं यहाँ पर अब क्यों लेकर के आई हूँ, क्योंकि तेरे खिलाफ एक कंप्लेन आई है मेरे थाने में। संजीव जो था ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि मेरे खिलाफ कैसी कंप्लेन है। उसके बाद मैडम कहती है कि एक लड़की ने तुझ पर शारीरिक शोषण का केस दर्ज किया है, वो कंप्लेन आई हुई है और उसका इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करना है। वो कहता है कि मैं तो ऐसा किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है, शायद मुझे किसी ने फंसाया है। उसके बाद मैडम कहती है कि अच्छे से याद करो, पिछले महीने तुमने किसी लड़की के साथ वक्त बिताया था। अब संजीव ने तो वक्त बिताया तो था ही पिछले महीने किसी के साथ, और संजीव जो होता है वो अब संजीव को ऐसा लगने लगता है कि मैडम को जब इतनी बात पता है मतलब कि वही मामला है जो कि अब सर पर आन पड़ा है। वो कहता है कि मैडम हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ था वो उसकी मर्जी से हुआ था, उस लड़की की मर्जी से हुआ था, वो लड़की की मंजूरी थी इसीलिए मैंने किया था। तो जो महिला अधिकारी होती है वो उसे कहती है कि मतलब अगर कोई लड़की मना नहीं करेगी तो तू कर देगा। तो इस पर संजीव कहता है कि मैम ऐसी बात नहीं है, वो भी तैयार थी और जो कुछ भी हुआ था वो दोनों की मर्जी से ही हुआ था, उसका भी उसमें बराबर का ही सहयोग था। इस पर महिला अधिकारी कहने लगती है कि मतलब तू किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब संजीव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और फिर वो सोचने लगता है कि क्या जवाब दूं। वो कुछ भी नहीं कहता है, वो कहता है कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं थी, पता नहीं अब वो मुझे क्यों फंसाने पर तुली हुई है। ये सब बात बीत जाने के बाद वो महिला अधिकारी जो होती है वो कहती है कि एक पैक और बना के रखो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो अंदर चली जाती है और 6-7 मिनट के बाद जब वो महिला अधिकारी वहां पर संजीव के पास आकर के पहुंचती है तो संजीव की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती है। संजीव उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि इस वक्त वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर जब अंदर जाकर के बाहर आई थी तब वो अपनी वर्दी उतार करके एक बहुत ही हल्का सा नाइट गाउन पहन करके बाहर आई थी। उस वक्त उसे देखने पर किसी का मन फिसल सकता था और आने के बाद उसके सामने वो बैठ जाती है, कुछ इस अंदाज में बैठती है कि संजीव चाह कर भी उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद वो उठती है और संजीव के बगल में आकर के बैठ जाती है और संजीव के पैर पर हाथ रखते हुए कहती है कि देख संजीव, अब तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं इस मुसीबत से बचने के लिए। अब जब संजीव पूछता है कि जी मैडम बताइए मुझे क्या करना है, तो वो कहती है कि या तो तुम मुझे 6 लाख रुपए दो या फिर तुझे आज की रात मेरे साथ बिताना होगा और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना भी पड़ेगा। संजीव जो था वो असमंजस में पड़ जाता है। 6 लाख की रकम 12,000 की सैलरी की नौकरी करने वाला कहां से देगा। तो संजीव जो था वो तो पैसे देने में असमर्थ होता है और जो दूसरा सौदा था उसे वो पसंद कर लेता है, क्योंकि उसे इस अंदाज में उस महिला को देखने के बाद संजीव का भी जो मन था वो भी डोलने लगा था। संजीव को दूसरा सौदा फायदे का नजर आ रहा था। दावत जो थी वो खुद चल करके आ रही थी कि मुझे खाओ, तो संजीव का इसमें नुकसान नहीं किया था। संजीव कहता है कि मैम आपको देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं, अब इसके बदले में आप मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है वो महिला अधिकारी जो होती है वो कहती है कि तो ठीक है चलो उठो, और फिर उसके कॉलर पकड़ कर वो उसे अपने पीछे से खींचते हुए अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद जो वो महिला अधिकारी होती है वो संजीव को अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर करती है और संजीव जो है वो खुशी खुशी ये काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन संजीव ने जैसा सोचा था, जैसा वो आज तक करता आया था बाकी महिलाओं के साथ, आज वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वो महिला अधिकारी जो थी वो संजीव पर हावी होने वाली थी और ठीक वैसा होता भी है। उस रात जब दोनों के बीच रिश्ता बनता है तो संजीव को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज मैं किसी महिला पर खुद से नहीं बना रहा हूं, जैसे कि कोई मेरे साथ ही जबरदस्ती कर रहा है, कोई मेरे साथ सब कुछ किया जा रहा है। इस प्रकार से सारी रात वो महिला पुलिस अधिकारी जो होती है वो संजीव पर ही हावी रह जाती है और कई तरीके से वो संजीव को करने के लिए मजबूर कर रही थी और जितनी भी संजीव के अंदर क्षमता थी वो उस महिला अधिकारी की जरूरतों को पूरा कर रहा था। और सुबह होती है और सुबह तक दोनों जो है वो दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं। 10 बजे जब संजीव की नींद खुलती है और संजीव जब उठकर जाने के लिए तैयार होने लगता है तो महिला अधिकारी जो होती है उसे पकड़ करके वापस बेड पर खींच लेती है और उसे कहने लगती है कि आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो और नहीं मैं जा रही हूँ, जिसे भी बताना है फोन करके बता दो कि आज तुम छुट्टी लिए हो। और खुद भी वो फोन करके उस दिन की छुट्टी ले लेती है और दूसरे दिन भी सारा दिन वो जो है संजीव को इसी तरह से शाम तक इस्तेमाल करती है। सिर्फ शराब पीना और कुछ भूख लगी तो बना करके खा लेना, उसके बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ वही खेल चल रहा था। उस दिन और रात भी चला और उसी तरह से सारा दिन भी बीत जाता है। शाम तक संजीव की हालत जो थी वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस महिला ने उसके साथ जो कुछ किया था वाकई में होश उड़ाने वाला था।
और शाम को वो संजीव को छोड़ देती है और फिर उसके बाद संजीव से वो जाने के लिए कह देती है। संजीव जो होता है वो निकल करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद अभी ये मामला जो था, ये जो शुरू हुआ था, लॉकडाउन उस वक्त लगा हुआ था और वो अपने घर जाता है, अपनी ड्यूटी वापस जाता है और हर रात जो है वो महिला अधिकारी जो होती है उसका जब भी मन होता तो वो संजीव के घर के पास पहुंच जाया करती थी। और जब वो उसे कहती कि चलो आज मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, तो संजीव डरता डरता ही सही लेकिन उसे मना जरूर करता था कि मैडम आप बताइए, क्योंकि मैं जो है वो किराए पर रहता हूँ, नीचे घर का मालिक रहता है, ऊपर मैं रहता हूँ। यहाँ पर पुलिस गाड़ी देखेगी कि पुलिस वाली मेरे घर आई है तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें बनाएंगे क्योंकि पुलिस यहाँ क्यों आ रही है। तो महिला अधिकारी जो है इस बात को समझ जाती है और फिर वो संजीव को ही अपने साथ में लेकर के चली जाती है और घर पर इस प्रकार से दोनों का ही प्रोग्राम चलने लगता है। एक हफ्ते का समय बीत जाता है। अब दोनों जो थे वो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। वो महिला जो होती है वो संजीव से पूछने लगती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। तो इस पर संजीव कहता है कि जी नहीं मैडम, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। तो उसे अच्छा लगता है कि संजीव जो है वो अभी शादीशुदा नहीं, वो अब शरीर के साथ साथ मन से भी संजीव के करीब आने लगी थी और अब दोनों जो थे वो एकदम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरीके से रहने लगे थे। एक रात की बात है कि जब दोनों का प्रोग्राम इसी तरीके से चल रहा होता है, तभी दरवाजे पर एक आदमी की दस्तक हो जाती है और दस्तक सुन करके संजीव जो है वो चौंक जाता है, वो डर सा जाता है। वो महिला अधिकारी कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ, तुम छुपे रहो। वो बाथरूम में उसे छुपा देती है। संजीव बाथरूम में चला जाता है और वो महिला अधिकारी जो थी वो अपने कपड़े ठीक करके जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो संजीव को यहाँ से थोड़ी लड़ाई झगड़े टाइप की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई आदमी है जो कि इन दोनों की बहस चल रही हो। इस महिला पुलिस वाले की और उस आदमी की संजीव जो था वो कान लगा के ये बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। संजीव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन ये भी चीख रही थी और वो भी चिल्ला रहा था। दोनों की एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस हो रही थी और ये जो बहस थी वो लड़ाई होते हुए बेडरूम के अंदर तक चली आती है और वहां पर दोनों में काफी ज्यादा चिल्लम चिल्ली होने लगती है। इसी बीच जो ये होता है, संजीव ये बाथरूम से हल्का सा दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति की शक्ल उसे याद रह जाती है और बातों ही बातों में उसका नाम भी उसे पता चल चुका था। उस व्यक्ति का नाम होता है कमलेश सैनी, जो कि वहां पर आकर के पहुंचा हुआ था और उनकी बातों से ये समझ में आ रहा था कि जैसे कमलेश सैनी और उस महिला अधिकारी मैडम के बीच में बहुत ज्यादा बोलचाल यानी बहस हो रही थी। पहले इनके जरूर कुछ संबंध रहे होंगे जो कि किसी कारण खराब हो गए होंगे और कुछ समय से ये लग रहा है, जो लड़ाई झगड़ा चलने के बाद जो मैडम होती है वो धक्के मार करके कमलेश को बाहर निकाल देती है और दरवाजे को बंद करके वापस आ जाती है। अब जब संजीव उससे इस बात पर सवाल करता है तो वो संजीव पर गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है कि तुम अपने काम से काम रखो, जो कुछ भी है ये मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब संजीव इससे ज्यादा और कुछ बात ही नहीं कर पाता है। आखिर जैसा भी था उसके साथ वो रिश्ता बना रहा था, जैसे भी रिलेशन हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो डरता उससे जरूर था क्योंकि वो एक महिला पुलिस अधिकारी थी। अब ये सब कुछ होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो लॉकडाउन लगने वाला था। लॉकडाउन तो पहले से ही लगा हुआ था। अब जो लॉकडाउन का समय में ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, ये उनका समय बहुत ज्यादा कुछ अलग होने वाला था। अब लॉकडाउन हट चुका था, सारी पब्लिक जो थी वो अपनी निजी और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होने की लगी थी। अब इसके बाद भी वो महिला पुलिस अधिकारी जो होती है वो जाकर के एक दिन संजीव के घर पहुंचती है और जब फोन लगाती है तो संजीव जो है वो फोन नहीं उठाता है। जब संजीव फोन नहीं उठाता है तो महिला अधिकारी जो है वो उतरती है अपनी कार से और सीधे उस घर में ऊपर की ओर जा करके जहां पर संजीव रहा करता था, दरवाजे पर वो बेल बजाने लगती है और जब दरवाजे की बेल बजाती है तो दरवाजा जो है वो एक महिला खोलती है और जब वो उससे पूछती है कि क्या संजीव घर पर है तो वो कहती है कि हाँ जी वो सो रहे हैं, बताइए क्या बात है। क्योंकि वो पुलिस वर्दी में थी तो उसे देखकर जरा सी वो महिला भी घबरा जाती है। वो महिला अधिकारी उससे पूछती है कि जी आप कौन है, तो वो उनसे कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। महिला अधिकारी की ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि आप उनकी पत्नी है। वो कहती है कि जी हाँ। सोफे पर एक बच्ची भी सो रही थी। ये कहती है कि हमारी ही बच्ची है। महिला अधिकारी कुछ भी नहीं कहती है और उल्टे पांव जो है वो वहां से लौट करके आकर के अपनी गाड़ी में बैठ करके वहां से रवाना हो जाती है। संजीव की पत्नी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस जो है वो दरवाजे तक आई थी तो क्यों आई थी और सिर्फ इतना ही पूछ करके वो क्यों चली गई, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन 12 बजे जो है वो महिला अधिकारी फिर से संजीव को फोन लगाती है और जब संजीव फोन नहीं उठाता है तो दूसरे फोन से वो उसे फोन लगाती है। जब संजीव फोन उठा लेता है तो संजीव को वो गंदी गंदी गालियां देते हुए कहती है कि क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे देख, मुझे तुझे मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, वैसे भी तूने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया और इस चीज के लिए मैं तुझे कभी नहीं माफ करने वाली। संजीव उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी और वो उसे आज रात को अपने घर पर अपने कमरे पर आने के लिए कहती है।
और फिर उसके बाद वो फोन कट कर देती है। फिर रात के 9 बजे जो है वो संजीव जाकर के उसके घर पहुंचता है, मैडम के कमरे पर पहुंचता है, और वहां जैसे ही संजीव अंदर दाखिल होता है, दरवाजा बंद करने के बाद 2 जोरदार तमाचे संजीव के गाल पर वो महिला अधिकारी जो है वो जमा देती है। संजीव जो है वो सन्न खड़ा रह जाता है। संजीव के कानों में सीटियां बजने लगती हैं। एक महिला अधिकारी जब हाथ पड़ा था तो संजीव ने इससे पहले ऐसा हाथ कभी खाया ही नहीं था। वो उसे गालियां देते हुए कहने लगती है कि क्यों, तूने मुझे क्या समझ रखा है, अपना खिलौना समझ रखा है मुझे। तूने मुझसे झूठ कहा था कि जब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तेरी शादी हो चुकी है, तूने कहा था कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि तेरी एक बच्ची भी है। तो संजीव जो है वो इसे कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए आप ही तो मुझे लेकर के आई थी, आप ही ने मुझे अपने साथ ये सब कुछ करने के लिए मजबूर और जबरदस्ती करवाया था, और इतने दिनों से आप ही तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। इस पर वो जो महिला अधिकारी होती है वो संजीव को फिर से गालियां देना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तू बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तेरे साथ मैं सीरियस होने लगी थी, मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के अपने सपने भी देखने लगी थी। लेकिन संजीव कहने लगता है कि माफ कीजिए मैडम, आपने मुझे ऐसा तो कभी नहीं कहा था, और ना ही मैंने आपसे कभी ऐसा कुछ कहा था। अगर आप ये सब कुछ अपने मन में ही सोचने लगी थी तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है। वो कहने लगती है कि तेरी क्या गलती है, ये तो तुझे मैं अब बताऊंगी, तू अपने आप को क्या समझता है, तुझे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वहां से धक्के मार करके वो वहां से संजीव को निकाल देती है। संजीव वहां से निकल करके घर तो आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जो है वो पुलिस जो कि संजय के घर पर आकर के पहुंच जाती है। एक पुलिस गाड़ी और संजीव को उठा करके थाने ले जाया जाता है, और थाने ले जाने के बाद संजीव को अंदर थाने में बंद कर दिया जाता है। संजीव जो है वो लाख बार पूछ रहा था, लाख चिल्लाता है कि मेरी गलती क्या है, किस वजह से मुझे उठाया गया है और मैंने क्या किया है, तो उसे कोई भी कुछ नहीं बता रहा था। और फिर उसके बाद वही दारोगा मैडम वहां आकर के पहुंच जाती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पता नहीं किस किस प्रकार के क्या क्या केस, कैसे कैसे केस लगा दिए। और संजीव की जो पत्नी थी वो बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह से वकील से जो कि इधर उधर से वो बंदोबस्त करवाकर उसकी जमानत करवाती है, यानी कि जमानत पर रिहा करवाती है। और फिर उसके बाद संजीव निकल करके आ चुका था, लेकिन अब मैडम जो थी वो पूरी तरीके से बदला लेने पर उतारू हो गई थी। उसे रोज नए नए तरीकों से वो परेशान करने लगी थी। संजीव को अब इस मामले से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी संजीव को वो व्यक्ति याद आ जाता है जिसका नाम कमलेश सैनी होता है, और उसकी शक्ल भी उसे अच्छे से याद थी। वो समझ चुका था कि उसी समय की वो भी एक पुलिस वाला है। कमलेश सैनी की तलाश वो करने लगता है, पुलिस वालों से पूछताछ करता है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक पुलिस वाले से कमलेश सैनी का फोन नंबर जो है वो मिल जाता है, और फिर वो कमलेश सैनी को जब फोन लगा करके बातें करता है और उसे जब कहता है कि सर उस रात जब आप वहां पर उनके घर पर कमरे पर आए थे मैडम के, और आप दोनों के बीच जब लड़ाई बहस हुई थी, तो सर मैं भी वहीं पर था और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतनी बात सुनकर तो वो कमलेश सैनी जो है वो चौंक जाता है। उसे वो तुरंत मिलने के लिए बुलाता है और अपने थाने में जहां पर वो तैनात होता है, और जब वहां पर वो जा करके पहुंचता है संजीव तो क्या देखता है कि वहां पर जो था वो भी एक पुलिस वाला ही होता है, और वो उसके बाद अलग से जाकर के धीरे से बात करता है। और संजीव जो है वो पूरी कहानी जब उसे सुनाता है तो वो कमलेश सैनी संजीव से कहता है कि यार तू किस औरत के चक्कर में पड़ गया, वो बहुत ही खतरनाक औरत है, और जो तू आज भोग रहा है ये तेरे पहले वो मेरे साथ भी करती आई थी और मैंने उसको बहुत झेला, लेकिन दोस्तों मेरे साथ उसकी मजबूरी थी क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में, पुलिस की सर्विस में हूँ, इसीलिए मैं इतना खुल करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया, मैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन तुम्हें इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें उसके चंगुल से निकलना है तो तुम उससे अगर बचना चाहते हो, तुम जाकर के सीधा थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। तुम्हें सारी जिंदगी जब तक रहेगी इसी तरह से वो प्रताड़ित करते रहेगी, तुम छूट ही नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाएगी, और मेरे से जितनी मदद होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दिया करूंगा। अगर उसके खिलाफ गवाही भी देनी पड़ी तो मैं गवाही देने के लिए भी आऊंगा। और फिर उसके बाद उसे हिम्मत मिल जाती है कमलेश से संजीव को, और फिर उसके बाद संजीव जो है वो सीधा थाने जाता है, और थाने जाने के बाद उस महिला अधिकारी के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाने में जब पुलिस आनाकानी करने लगती है तो वो संजीव जो है वो सीधे अपने वकील को साथ लेकर के ही जाता है, और फिर उसके खिलाफ वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। और उसकी जब तहकीकात शुरू की जाती है तो तहकीकात में जो है वो मामला, उसका कैरेक्टर इस प्रकार करके निकल के सामने आता है, और फिर उसके बाद जो कमलेश होता है वो भी उसके समर्थन में खुल करके आ जाता है, और वहां पर वो अपनी गवाही देता है। केस जो था वो मजबूत होने की वजह से मैडम पर जो दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाया जाता है और मैडम को सस्पेंड कर दिया जाता है, और उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा कि कैसे संजीव ने खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली।
जब पहली बार मैडम उसे लेकर के आई और एक महिला की शिकायत का डर दिखाया, तब अगर संजीव के मन में अगर कोई खोट नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तो वो सीधा कहता कि देखिए मैडम, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो थाने पर बुलाइए और वहां पर बात हम लोग करेंगे। बिना किसी केस के आप मुझे ऐसे घर पर नहीं उठाकर ला सकते। लेकिन संजीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। डर के मारे वो किसी वजह से उसने खुद को ही फंसा लिया। और फिर जब उस महिला अधिकारी ने उसे तो लालच और हवस के चक्कर में संजीव जो है वो फिसल गया। उसने बिना सोचे समझे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर जो मुसीबतें उस पर टूटी वो शायद जिंदगी भर उसे याद रहेंगी। यही होता है जब इंसान गलत रास्ता चुनता है। लालच और वासना के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ वो दांव पर लगा देता है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियां सुनाने का हमारा मकसद किसी का नीचा दिखाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आप इनसे कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सके। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ।